हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास हमारी हुई थी, जो लास्ट लेक्चर, उसके अंदर ये जो 3 थ्योरी थी हमने कर ली थी। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट चल रहा था यहाँ पे, इसमें क्या था कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी थी। यानी पहले हमने क्या पढ़ा था, कॉग्निटिव थ्योरी। इसमें बुद्धि का जो विकास है, हमारा माइंड का जो विकास है, डेवलपमेंट, वो कैसे होता है। उसके बाद ये दूसरी थ्योरी हमारी चल रही है कंस्ट्रक्टिविस्ट, मतलब कि कंस्ट्रक्शंस, यानी दिमाग का जब बुद्धि का विकास हो जाता है तो उसके बाद हम नई नॉलेज बिल्ड कैसे करते हैं, उसके ऊपर ये थ्योरी हमारी चल रही थी। तो उसमें हमारे ये 3 तो हो चुकी थी, पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों हमारी हो गई थी। वागोत्स्की की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बाई वागोत्स्की, और प्रोग्रेसिव एजुकेशन बाई जॉन डेवी। इसके बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये जो 2 थ्योरी हमारी रह गई थी उसको करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग और डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। तो देखते हैं पहला पॉइंट हमारा, कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी क्या है। इसमें क्या बताया गया है कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो ये है, ये भी किसका है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का ही एक प्रकार है। ठीक है, यानी कोऑपरेटिव लर्निंग थ्योरी इज एन ऑफशूट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी जो हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो थी उसी का ये एक प्रकार है। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, को मतलब कि सह या साथ में, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी। तो साथ में मिलकर के काम करना या सीखना या लर्निंग करना, तो क्या कहलाती है, कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाती है। तो यहाँ पे ऑफ शूट है, इंपोर्टेंट शब्द है, कई बार आपको ऑप्शन में रखा मिलेगा, जिसका मतलब होता है कि शाखा। ठीक है, यानी शाखा बोले तो ब्रांच एक तरीके से। तो किसकी ब्रांच है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कंस्ट्रक्टिविज्म की एक ब्रांच है। कौन सी, कोऑपरेटिव लर्निंग। ध्यान रखना, द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग न्यू नॉलेज अपॉन द फाउंडेशंस ऑफ प्रीवियस लर्निंग, यानी जो आपकी प्रीवियस लर्निंग जो थी उसके बेस पे आपने न्यू नॉलेज जो बिल्ड करते हो, वो क्या कहलाती है, कोऑपरेटिव लर्निंग कहलाती है। क्लियर, यानी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर हमने जो न्यू नॉलेज बिल्ड करी वो क्या कहलाई, हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाई। एग्जाम्पल जैसे कि मैं बताऊं, बोलते ना कि पैसे को देखकर पैसा आता है, ऐसे ही क्या होता है कि पैसे को देखकर पैसा आता है, तो ऐसे ही हमारा जो ज्ञान होता है ना, उसी को, ज्ञान को देखकर भी ज्ञान बढ़ता है या ज्ञान खींचता है हमारा। ठीक है, ज्ञान को ज्ञान खींचता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर किसी को हिंदी आती है, ठीक है, और एक ऐसा पर्सन है जिसको इंग्लिश आती है और प्लस में हिंदी भी आती है, तो उसमें क्या है कि जो इंग्लिश वाला जो पर्सन है, जिसको इंग्लिश भी आती है, तो उसने क्या किया कि उसने इंग्लिश सीख ली। ठीक है, इसको हम एक तरीके से ये मान सकते हैं अभी फिलहाल के लिए कि उसको प्रीवियस लर्निंग हो गई, कौन सी, इंग्लिश। अब इंग्लिश सीखने के बाद उसने क्या किया कि वो इंग्लिश मूवी भी देख सकता है, ठीक है, इंग्लिश बायोग्राफी भी पढ़ सकता है, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ सकता है। तो क्या हुआ कि इंग्लिश जो थी उसकी क्या कहलाई यहाँ पे, प्रीवियस लर्निंग, यानी उसने जो प्रीवियस लर्निंग थी उस लर्निंग के बेस पे क्या हुई, ये न्यू नॉलेज बिल्ड की उन्होंने। ठीक है, तो न्यू नॉलेज, मूवी भी देख सकता है वो, बायोग्राफी पढ़ लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ठीक है, तो इंग्लिश में ये सब चीजें कर सकता है, लेकिन हिंदी वाला नहीं कर पाएगा। तो इसे क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ज्ञान ज्ञान को खींचता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो है, और इसमें क्या बताया गया है कि इन incorporates the idea that the best learning occur when students of mixed level of ability are actively engaged in the learning process and work in collaborations with other students to accomplish a shared goal। क्या कहा है कि मतलब कि बेस्ट से बेस्ट लर्निंग कब होती है, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में मिलकर के कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, आपस में कोलैबोरेट करेंगे, ये वर्क्स इन कोलैबोरेट्स, ठीक है, विद अदर, यानी दूसरों के साथ मिलकर के कोलैबोरेट करेंगे स्टूडेंट्स, अकम्पनिश ए गोल शेयर, मतलब कि एक गोल के ऊपर अलग अलग कोलैबोरेट करेंगे, यानी जिससे विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी शेयर गोल का मतलब होता है
कि एक गोल यानी कोई एक प्रोजेक्ट या कोई एक उद्देश्य है, उसके ऊपर सभी अपने अलग अलग मिल करके काम करते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है, शेयर गोल कहलाता है। तो क्या है कि एक गोल पर सबका माइंड जो होता है वो अलग अलग तरीके से काम करता है, तो उसमें जो इनके आइडिया जनरेट होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वेस्टर्न जो डेवलप कंट्रीज है उनमें एजुकेशन का सिस्टम है, या बेंच है, यहाँ पे बच्चे बैठे रहते हैं बेंच के ऊपर, ठीक है, तो आपस में क्या है कि उनको कोई एक गोल दिया जाता है, उस गोल के ऊपर सारे मिलकर के अपना अपना दिमाग लगाते हैं और उसको सोल्व करते हैं प्रॉब्लम को। तो वही है कि उनको गोल दे दिया जाता है और उसके ऊपर जो है वर्क इन कोलोबरेशन विद अदर, यानी दूसरों के साथ कोलोबरेशन करके मतलब कि उसके ऊपर काम किया जाता है। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि सबसे पहले चांद पर कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग, कब, 19 शायद 1969 में था, ठीक है। चलो ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखने वाली बात नहीं है, पर एक एग्जांपल से रिलेट करके बता रहा हूँ इस चीज को। जब वो चांद पर जब गए थे फर्स्ट टाइम में, तो क्या था कि उस टाइम पे कैमरेज वगैरह का इतना वो नहीं था, वो वहां पे जो भी चीजें थी उनको वर्ड्स में पेन और पेपर लेकर के गए थे, उसको नोट करके लेके आएंगे कि उन्होंने वहां पे क्या क्या चीज देखी, क्या एक्सपीरियंस किया, जो भी था वहां पे क्या क्या चीज उनको मिली। तो जब वो वहां पर गए तो उनकी पेन की जो स्याही थी वो निकल गई सारी। क्यों? क्योंकि पेन को चलाने के लिए भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन थी नहीं, पेन की स्याही निकल गई, पेन चल नहीं पाया। अब वो वापस नीचे आया तो वो बैठ करके एक दिन अपने घर पे सोच रहा था कि उसका क्या आइडिया हो सकता है, ऐसा कौन सा पेन हो सकता है जो मैं लेकर के जाऊं और वहां पर के दोबारा जा करके जब भी जाने का मौका मिले तो मैं जो भी चीजें हैं उनको नोट डाउन करके लेके आ सकूं। तो वो सोच रहा था, तो उसका गोल क्या हो गया कि वो जो पेन को लेकर के, ठीक है, कि वो पेन ऐसा किस तरह का हो सकता है कि मैं वहां जाकर के उसको इफेक्टिवली काम करके लेके आ सकूं। तभी उनका क्या है कि छोटा बच्चा आता है पास में, वो पूछता है कि आप इतने परेशान क्यों हो, क्या सोच रहे हो। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं चांद पे गया था और ऐसे पेन जो लेके गया, लेकिन वहां ऑक्सीजन ना होने की वजह से वो चल नहीं पाया, तो अभी मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, मैं सोच रहा था क्या करना चाहिए। तो बच्चे ने क्या किया कि तो इससे बढ़िया पेंसिल ले जाओ ना। ठीक है, पेंसिल ले जाओ। तब इनके दिमाग में एकदम से क्या हुआ, अरे यार यार ये बात तो सही कह रहे हैं। तो कुल मिला के क्या है कि गोल क्या था, एक, उसके ऊपर किन लोगों ने काम किया, दो लोगों ने मिलकर के, ठीक है, दोनों के दिमाग आइडिया जनरेट हुए। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया, अभी एग्जाम्पल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि जैसे कि कोई मूवी बनती है, ठीक है, तो मूवी बनाने के लिए क्या होता है, उसमें डायरेक्टर भी होता है, एक्टर भी होता है, ठीक है, और उनकी टीम भी होती है, और भी कैमरामैन होता है, बहुत सारी चीज उनके साथ में मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। तो उनका एक गोल क्या होता है, मेन मोटिव क्या होता है कि एक अच्छी मूवी है या अच्छी वीडियो बन जाए। तो वो क्या हो गया उनका एक शेयर गोल, मतलब कि गोल एक ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर वर्क इन कोलेबोरेशन विद अदर्स, ठीक है। तो यानी ये सारे अलग अलग मिल करके एक ही चीज के ऊपर काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। उसके बाद क्या दे रखा है, while constructivism focus on an personal experience as the foundation of learning new material, cooperative learning utilize not only the students own experience to solidify knowledge but also use of experience of other। मतलब कि कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है, यहाँ पे देखो दो चीज बताई गई है। एक तो है कंस्ट्रक्टिविज्म जो हम पहले पढ़ के आए हैं, मैंने बताया था कि पहले हमने कंस्ट्रक्टिव की थ्योरी पढ़ी है ना, और उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव। इन दोनों के क्या विचार है, क्या फर्क है इन दोनों के अंदर, वो यहाँ पे बता रहे हैं। यानी कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि आपकी जो नॉलेज है उसके बेस पर क्या करते हो, आप नई नॉलेज बना लेते हो, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने अभी ये बताया था कि इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप इंग्लिश की मूवी देख सकते हैं, बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, है ना, या डॉक्यूमेंट्री पढ़ सकते हैं। तो ये चीज आप क्या करोगे, ये किसके अंदर आ जाती है, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर। तो इसका अर्थ यह है कि आप अपनी नॉलेज के बेस पर नई नॉलेज बना लेते हो, क्लियर। लेकिन जो कोऑपरेटिव लर्निंग है ना, कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें क्या फर्क है कि जब आप दूसरों के साथ बैठे हो तो आप अपने नॉलेज के बेस पर क्या करते हैं कि नई नॉलेज बिल्ड करते हैं, है ना, यानी दूसरों की भी नॉलेज बढ़ाते हो और अपनी भी नॉलेज बढ़ाते हो, यानी दूसरों से नॉलेज ले लेकर के बढ़ाना। तो कुल मिला के मोटी सी बात यह है, मेन बात, कि कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है कि आप अपनी नॉलेज के बेस पर और नॉलेज बढ़ाना,
ठीक है, ये आप एग्जाम्पल से अच्छे तरह से समझ सकते हैं। और कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि खुद के ज्ञान के साथ साथ दूसरों से भी ज्ञान लेना, ठीक है, दूसरों से ज्ञान लेना और उस ज्ञान को लेकर के अपनी ज्ञान बढ़ाना, ये क्या कहलाता है, कोऑपरेटिव। ये इनके अंदर में फर्क होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अगले है हमारा डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, ये है डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस हमारा, कि डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस इज ए मॉडल दैट इनकॉर्पोरेट्स सर्वल थ्योरीज रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड लर्निंग प्रोसेस। क्या है, पहले जो डेल जो था, इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक शंकु के टाइप की एक इन्होंने शेप बनाई और उसके अंदर इन्होंने लर्निंग की जो सीखने की एबिलिटीज हैं उनको इनके अंदर डिफाइन किया कि कैसे कैसे हम लर्निंग को ज्यादा इफेक्टिवली लर्निंग कौन सी होती है, फिर कम कौन सी होती है, फिर उससे कम कौन सी होती है। यानी इन्होंने एक्सपीरियंस के आधार पर एक वर्गीकरण दिया कि कौन सा एक्सपीरियंस या लर्निंग जो है वो हमारे दिमाग में ज्यादा ठहरती है और कौन सा ये लर्निंग है जो हमारे दिमाग में कम ठहरती है। वो आगे चल के हम डायग्राम से देखेंगे तो कैसे कम होती है, कैसे ज्यादा होती है, इसके बारे में आगे चल के पढ़ेंगे अगले पेज पे। तो उसमें बताया कि डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस इज ए मॉडल दैट इनकॉर्पोरेट्स सर्वल थ्योरीज रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल डिजाइन एंड लर्निंग प्रोसेस। मतलब कि यह एक प्रकार का क्या है, मॉडल है। ठीक है, इन्होंने जो थ्योरी दी है जिसमें लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, लर्निंग प्रोसेस, यानी जिससे हमारा एक्सपीरियंस बनता है और हम चीजों को अलग अलग करके देख सकते हैं। तो ड्यूरिंग द 1916 यानी 1916 के अंदर एडगर डेल, इनका पूरा नाम क्या था, एडगर डेल। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन है कि जो कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है वो किसने दिया, एडगर डेल ने। ध्यान रखना इसको। थोराइज दैट द लर्नर रिटेन मोर इंफॉर्मेशन व्हाट बाय डू अपोज टू व्हाट इज हियर्ड एंड रीड और ऑब्जर्व। इसका मतलब ये होता है कि जो एडगर डेल ने जो थ्योरी दी थी ना, इसमें क्या दिया था कि किसी लर्नर को ज्यादा इंफॉर्मेशन, कोई भी लर्नर जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन कब कर सकता है, जब अपने माइंड में उस कार्य को करे। ठीक है, यानी द लर्नर रिटेन मोर इंफॉर्मेशन व्हाट दे डू, यानी उस काम को करे तब उस जो लर्निंग होती है उसको ज्यादा देर तक ठहर सकती है उसके अपोज, मतलब कि इसके बजाय के अगर वो सुन करके करे उस काम को, या पढ़ करके करे या ऑब्जर्व करके करे। ठीक है, ये चीजें दिमाग में ठहरती है लेकिन कुछ टाइम के लिए, लेकिन जो आप प्रैक्टिकली करके देखोगे ना वो आपके दिमाग में ज्यादा देर तक ठहर सकती है चीज। ये इन्होंने कहा है इस अपने कॉन ऑफ एक्सपीरियंस में। आगे चल के देखेंगे क्या क्या चीज है। लास्ट में क्या था, यानी His research led to development of the cone of experience। इन्होंने अपने रिसर्च में cone of experience का ये डेवलपमेंट दिया। Today this learning by doing has become now as experiential learning। मतलब कि डेल ने अपने सिद्धांत में ये बताया कि जो लर्निंग है वो हमारी जितनी ज्यादा सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होती है तो उतनी चीजें हम सीख पाते हैं। ठीक है, तो यानी ये क्या है, हमारी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कह सकते हैं इसको। तो देखते हैं इसका जो डायग्राम दिया हुआ है वो किस तरह से है। तो ये डायग्राम कॉन ऑफ एक्सपीरियंस कहलाएगा। किसने दिया, एडगर डेल ने दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में है, इसको नोट कर लेना। तो इसमें क्या था कि इन्होंने 11 स्टेज बताई है। ठीक है, लर्निंग की, यानी सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी, फिर कौन सी होगी, ये चीज करके देखेंगे अब। तो इन्होंने क्या बताया कि डू द रियल थिंग्स, सबसे जो नीचे नीचे आती है इसमें क्या है कि इनका रिटेंशियल पॉइंट कितना होता है, 90%। यानी इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं डायरेक्ट प्रपोजफुल। ठीक है, PURPOSEFUL। ठीक है, डायरेक्ट प्रपोजफुल मतलब ये प्रैक्टिकली है। तो प्रैक्टिकली जितना हम करके देखेंगे उतनी चीज हमारे दिमाग में आएगी, है ना। यानी इसमें सबसे ज्यादा लर्निंग किस में होगी, डू द रियल थिंग्स, यानी आप प्रैक्टिकली जो करके रियल थिंक करके देखोगे उस चीज का तो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा देर तक ठहर सकती है। ये थ्योरी इन्होंने दी, ये बात बताई। उसके बाद अगला है हमारा सिमुलेशन ए रियल एक्सपीरियंस।
यानी सिमुलेशन से आपको रियल एक्सपीरियंस करके दिखाए, जैसे कि आपको रियल एक्सपीरियंस जैसा ही फील हो। एग्जांपल, कोई कार लॉन्च होती है तो क्या होता है कि सबसे पहले उसका कार का मॉडल आता है, ठीक है, मार्केट में वो दिखाते हैं कि इस तरह की कार होगी, ऐसा ऐसा डिजाइन होगा। तो उसको देख करके वो क्या, उसको क्या कह सकते हैं, सिमुलेशन है, रियल एक्सपीरियंस, आपको एक रियल एक्सपीरियंस करवा दिया। उसके बाद ये थोड़ा कम रिटेंशन होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला है हमारा रोल प्लेइंग सिचुएशंस। यानी रोल प्लेइंग सिचुएशन को हम किस तरह से कह सकते हैं, यानी एक ड्रामा का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जो ड्रामा करके दिखाते हैं। मान लो किसी के ऊपर ड्रामा करके दिखाया, आप उस चीज को देखते हो तो उस चीज को दिमाग में रखते हो, तो वो चीज इससे कम इफेक्टिव होती है ना। जो प्रैक्टिकली आप खुद करोगे उससे कम इफेक्टिव ये होगी। फिर उसके बाद ये होगी, इसमें क्या है, डिस्कशन करोगे आप पार्टिसिपेशन के साथ में, उसके बाद फिर बात करोगे, उसके बाद में क्या है कि वॉच डेमोटेशन, उसके बाद एग्जीबिशंस आप अटेंड करोगे, ये कम होती होती चली जाएगी। यानी यहाँ तक का जो पार्ट है वो आप एक्टिव रहोगे इसमें, ठीक है। उसके बाद ये आगे जो आता है ये क्या हो जाता है, पैसिव हो जाता है आपका, है ना। वॉच मूविंग पिक्चर्स, यानी आप कोई मूवी देख के, अगर किसी के, जैसे मान लो कि कोई रियल घटना है उसके ऊपर आपने कोई मूवी देखी, तो उसको आप मूवी देख करके लर्न कर सकते हो, लेकिन ये चीज आप पे ज्यादा देर तक नहीं ठहरेगी, यानी 30% इसका रिटेंशन आपको मिलता है। उसके बाद अगला है वॉच स्टिल पिक्चर्स। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं कि बुक्स हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो बुक्स के अंदर साथ साथ में क्या दिया होता है कि थ्योरी लिखी होती है, साथ में पिक्चर्स भी दी होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पिक्चर देख करके हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं होता। उसके बाद लास्ट में सेकंड लास्ट आता है हमारा हियर वर्ड्स, यानी इसका एग्जांपल मैं दूं रेडियो, ठीक है, यानी रेडियो से आप एजुकेशन कर सकते हैं, तो ये भी इतना इफेक्टिव नहीं होता। और सबसे लेस इफेक्टिव क्या होता है, रीड, यानी वर्ड्स, जो बुक्स आप पढ़ते हो। आप बोलते हैं ना कि सर बताओ कि हमें जेआरएफ निकालना है, नेट निकालना है, हम कौन सी बुक पढ़ें, कैसे क्या करें, तो ये बुक जो है आपका रिटेंशन पॉइंट कितना होता है, 10%। पर इसमें सबसे कम चीजें जो आपको लर्निंग हो पाती है वो किससे, टेक्स्ट या बुक से या रीड से हो पाती है ना। एग्जाम्पल से मैं बताऊं कि अगर आपने आज कोई चीज पढ़ी है, जैसे कि मान लो आप आज ये वीडियो देख रहे हो, है ना, देख करके आपने नोट्स बना लिए अपने, इन नोट्सों को आप कब तक पढ़ोगे, जब तक आपका एग्जाम हो जाएगा। और जैसे मान लो अगर आपका एग्जाम हो जाता है 2 महीने बाद, उसके बाद आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के 1 महीने बाद आप अपनी नोटबुक उठा करके देख लेना, या फिर आप देख ले, ये चीज देखना कि जो आपने पढ़ा, नोट्स बनाए, क्या वो आपको याद है, नहीं, आप भूल जाएंगे, 1 दिन में भूल जाएंगे वो, है ना, 1 महीने में भूल जाएंगे। तो क्या होता है, ये जो पढ़ी हुई चीज है ना, वो ज्यादा देर तक दिमाग में नहीं ठहरती। कुल मिला के इन्होंने ये बात बताई, और ज्यादा देर तक वो चीज ठहरती दिमाग में जो प्रैक्टिकली आप करके देखते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब। अब आगे चल के देखते हैं इसमें क्या बताया ना, हाउ कैन इंस्ट्रक्टर यूज द कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। इंस्ट्रक्टर का मतलब मैं पहले क्लास में भी बता चुका था, लर्निंग था हमारा, टीचिंग था, ठीक है, लर्निंग था, इसके लर्निंग के साथ में हमारे इंस्ट्रक्टर था, उसके बाद इंडोक्ट्रिनेशन था, ठीक है, और गाइडेंस था। इस तरह से इनका क्या कैसे कैसे डिफरेंट थे। इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या था, इंस्ट्रक्टर मतलब निर्देश देना, ठीक है। तो अभी मैंने इसके बारे में भी चर्चा करी थी थोड़ी सी, बीच बीच में इसके पॉइंट आए थे। तो उसका मतलब यह है कि कोई टीचर, है ना, इसे क्लास में किस तरह से यूज कर सकता है, किस चीज को, कॉल ऑफ क्या नाम है ये, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस को, ठीक है। तो ये देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू डेल रिसर्च, द लीस्ट इफेक्टिव मेथड आर द टॉप ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड आर द बॉटम, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो सबसे लीस्ट इफेक्टिव यानी कम इफेक्टिव वो है, वो क्या है, टॉप, ठीक है, और सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव कौन सा होगा, जो मेथड कौन सा है, जो बॉटम के अंदर है। क्लियर। तो ये अभी मैंने बता दिया। ये रीड जो है लीस्ट इफेक्टिव, कम इफेक्टिव होगा, मान लीजिए कि आपकी लर्निंग कुछ समय तक ही दिमाग में ठहरेगी, उसके बाद निकल जाती है। इसकी जो लर्निंग होती है प्रैक्टिकली, ये लंबे टाइम तक चलती है। अगर मैं आपको कहूँ इसमें एक एग्जांपल से कि आपको कार चलाना सीखना है, तो क्या आप पढ़ करके सीख लोगे, नहीं सीख पाओगे। सीख कैसे पाओगे, प्रैक्टिकली, और वो लाइफ टाइम तक चलती है आपकी चीज, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, वही चीज यहाँ पे लिखी है। उस क्या है, डायरेक्ट परपोजफुल एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट रियलिटी द क्लोज थिंग टू रियल एवरी लाइफ, है ना। तो डायरेक्ट परपोजफुल जो है, यानी यहाँ पे जो बताया, ये डायरेक्ट परपोजफुल
ये एक प्रैक्टिकली है, इसको करोगे तो लर्निंग आपकी ज्यादा देर तक रहती है। द कौन चार्ट्स द एवरेज रिटेंशन रेट ऑफ वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग, यानी क्या है इसमें कि एक्सपीरियंस के लिए जो रिटेंशन रेट मैटर करता है ना। ये अभी हमने देखा कि 90% था, फिर 80 है, फिर 40 50 ऐसे करके एकदम 10% तक पहुंच गया था हमारा। तो किस किस केस में था वो आप पीछे वीडियो को करके देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि जो आपका एक्सपीरियंस है उसके लिए क्या है, रिटेंशन रेट मैटर करता है। क्लियर, मतलब कि आप जितना प्रैक्टिकली दे पाओगे ना किसी चीज को, या स्टूडेंट्स को, जैसे कोई टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को जितना प्रैक्टिकली काम करवाएगा उतनी चीजें उनके दिमाग में ज्यादा देर तक ठहर सकती है और उतनी इफेक्टिव लर्निंग उनकी हो सकती है। क्लियर, आगे है हमारा इट रिवेल्स दैट एक्शन लर्निंग टेक्निक रिजल्ट इन up to 90 retentions. People learn best when they use perceptual learning style. मतलब कि एक्शन लर्निंग मीन का मतलब होता है, एक्शन लर्निंग मीन लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, ये मैंने बता दिया था। लर्निंग बाय डू का मतलब क्या होता है, लर्न बाय डू। ठीक है, यानी लर्न बाय डू करके सीखना। नहीं, एग्जाम्पल जैसे कि मैं समझाऊं इसमें आपको, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर, जो उनके किड्स प्ले स्कूल होते हैं, तो उसमें बच्चों को टीचर क्या है कि डायरेक्टली ये बोल करके नहीं सिखाएगा कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है। नहीं, उनको क्या खेल खेल में सिखा देते हैं। जैसे कि उनको वहां पे स्कूल में सीढ़ियां होती है, तो सीढ़ियों पे 1 2 3 4 गिनती लिख देंगे, तो बच्चे सीढ़ियां चढ़ेंगे, खेल कूद मस्ती करते हुए वो 1 2 3 करके ऐसे करके सीख जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, प्रैक्टिकली करके सीखते हैं, तो उनका रिटेंशन कितना है, 90% होता है। यानी प्रैक्टिकली करोगे तो वो चीज ज्यादा देर तक आपके दिमाग में ठहर पाती है। तो इसमें क्या है आगे, परसेप्चुअल लर्निंग स्टाइल आर सेंसरी बेस। ये सेंसरी बेस पे है, यानी जितनी आपकी सेंसरी इसमें इन्वॉल्व होंगी उतनी लर्निंग आपकी क्या है, ज्यादा रहेगी, यानी वो चीज आपके दिमाग में ज्यादा देर तक ठहर पाएगी, है ना। बाकी खाली अगर आपने उसको देख करके सीखा, खाली आंखें आपकी इन्वॉल्व है, जैसे कि आपने टेक्स्ट देख करके सीखा, वो कम रहेगी। उसी के साथ में अगर आपका या सुन करके सीखे, या जैसे रेडियो का एग्जांपल दिया था, तो कम रहेगी। तो जैसे जैसे ये सेंसरीज आपकी इन्वॉल्व होती रहेंगी, ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगी, तो उस चीज को क्या है, आप ज्यादा देर तक समझ सकते हो, ज्यादा देर तक आपके दिमाग में चीज ठहर सकती है। तो आगे क्या है इसमें, द मोर सेंसरी चैनल्स पॉसिबल इन इंटरेक्टिंग विद द रिसोर्स द बेटर चेंज दैट मैनी स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम इट। यानी किसी स्टूडेंट का तन मन से जितना उसके लर्निंग में लगवाओगे तो उसकी जो है लर्निंग उतनी बेटर हो जाएगी। आगे है हमारा कनेक्शनिज्म थ्योरी। कनेक्शनिज्म, तो ये थ्योरी क्या है, अभी तक मैं आपको फिर बार बार बता के आया हूं, फिर एक बार बता देता हूं कि हमने सबसे पहले थ्योरी पढ़ी थी कॉग्निटिव की। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है कि दिमाग कैसे डेवलप करे। उसके बाद हमने पढ़ी क्या, कंस्ट्रक्ट, मतलब दिमाग में नॉलेज का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, यानी पुरानी नॉलेज से हम नई नॉलेज को कैसे सीखते हैं। उसके बाद अब आगे हमारी आ जाती है तीसरी, कौन सी, कनेक्शनिज्म। यानी इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन जो है, हमारा दिमाग, उसमें जो न्यूरल नेटवर्क है उसकी थ्योरी बताता है। यानी कि जो हम लर्निंग करते हैं वो हमारे न्यूरॉन्स में सेव रहती है। जो अगर न्यूरॉन्स का कनेक्शन हमारा जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतनी चीजें हम लर्निंग को दिमाग में उतनी देर तक रख सकते हैं। अगर वीक होगा तो उतनी देर तक नहीं ठहर पाएंगे, भूल जाएंगे उस चीज को। तो ये न्यूरल सिस्टम के ऊपर काम करती है। ठीक है, माइंड का जो न्यूरॉन्स नेटवर्क है उसके ऊपर काम करेगी। जैसे कि मैं अभी आपको लोगों की ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाते पढ़ाते कुछ चीजें समझा रहा हूँ, अगर आपको नहीं आती है तो मैं क्या करता हूँ कि उसको आपको रियल लाइफ से कोई एग्जांपल दे करके रिलेट करके समझाता हूँ। तो क्या होता है कि एकदम से आपको चीज समझ में आ जाती है कि हाँ सर, आ गई समझ में। तो क्या हुआ कि मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा दिमाग इधर है पढ़ाने में, और पढ़ाने के साथ में सडनली एकदम से आइडिया जनरेट होना, दिमाग को आपके जो न्यूरल सिस्टम है ना वो वहां पे ले जा करके उस चीज को खोज करके निकाल के लेके आना ऑन द स्पॉट, कि मैं ये चीज पढ़ा रहा हूँ तो इससे रिलेटेड क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि मैंने वो चीज देखी और एग्जाम्पल आपको प्रेजेंट किया। और तो ये क्या होती है कि आपके न्यूरल सिस्टम के ऊपर काम करती है। ऐसे ही अगर आपने क्लास देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ में आ रही है,
या नहीं आ रही है, एग्जाम्पल दिया तो तुरंत समझ में आ जाती है। तो आपका न्यूरॉन्स क्या है कि इसको कैच कर लेता है कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इससे रिलेट करके पढ़ाया। तो ये क्या है, हमारा कनेक्शनिज्म थ्योरी है। ये दो प्रकार की बताई गई है। पहली है हमारी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और दूसरा है हमारी हेउरिस्टिक मेथड की थ्योरी। तो इनको देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लर्न टेक प्लेस बाय ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ये ट्रायल एंड एरर के बेस पे इन्होंने ये लर्निंग की थ्योरी दी है। हम लर्निंग कैसे करते हैं? ट्रायल एंड एरर कर करके। कैसे? एग्जांपल से हम समझेंगे अभी। व्हेन नो रेडी मेड सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन होती कोई जो प्रॉब्लम होती है उसका कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास में बना हुआ नहीं होता। ठीक है, यानी रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता हमारे पास, बनाना पड़ता है हमें। ठीक है, इट्स अवेलेबल टू लर्नर, लर्नर के ऊपर अवेलेबल है। ये अडेप्ट द मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर करके बनाता है। कैसे? एग्जांपल अगर मैं समझाऊं, जैसे हमारे घर में जैसे नल लगा होता है। ठीक है, अब नल मेरे को क्या करना है कि उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई या खराब हो गया, जैसे वो टोंटी लगी होती है ना, वो अगर वो जंग लग गया या खराब हो गई तो मैं जैसे उसको खोल करके निकाल रहा हूँ, और क्या होता है कि जो उसकी चूड़ियां होती है ना वो अंदर से रह जाती है, वो टूट जाती है कई बार। तो अब क्या करेंगे कि जैसे कि मैं मान लो उसमें अब वो चूड़ियां अंदर रह गई है, तो अब उसको कैसे निकाला जाए, जो अंदर पार्ट जो रह गया नल टूटने के बाद। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? पेचकस का यूज करूंगा। ठीक है, पेचकस का यूज करूंगा, नहीं निकला। मैं प्लास का यूज करूंगा, नहीं निकला। मैं कुछ ठोक पीट के निकालने की कोशिश करूंगा, नहीं निकला। तो ऐसे करके करके दे मैं क्या है कि क्या करूंगा कि फर्स्ट ट्रायल वन सॉल्यूशन। ठीक है, पहले मैं अपना पहला सॉल्यूशन लगाऊंगा, क्या ट्राई करूंगा कि जैसे कि मैंने पेचकस से किया। इफ इट डज नॉट हेल्प हिम ही रिजेक्ट देम। अगर वो पेचकस काम नहीं किया तो मैंने क्या किया, उसको उस क्या नाम सॉल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ये ट्राई अनदर एंड सो ऑन, मतलब कि मैंने पेचकस काम नहीं किया तो मैंने प्लास से यूज किया उसको निकालने के लिए, फिर भी वो काम नहीं किया। इन दिस वे इज एलिमिनेटेड एरर और इररिलेवेंट रेस्पॉन्स। इसका भी कोई एरर आया, मतलब कि कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला इस चीज से, है ना। तो फिर मैं ऐसे करते करते फाइनली लास्ट में मेरे को क्या है कि ऐसा कोई सोल्यूशन मिल जाता है कि मैं उसमें कुछ फंसा करके और उसको घुमा करके निकाल लूं। अब मेरे दिमाग में ये आइडिया आ जाएगा कि आगे से अगर मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं ये पेचकस प्लास वगैरह इन सबको यूज ना करके मैं इस वाले मेथड से इसको निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ? विच डू नॉट सर्व द पर्पज एंड फाइनली डिस्कवर द करेक्ट सॉल्यूशन। क्लियर समझ में आ गया होगा। तो क्या है कि ट्रायल एंड एरर, यानी ट्रायल करना, ठीक है, काम हुआ ठीक है, नहीं तो एरर, एरर आ गया, फिर वापिस से कोई दूसरा सॉल्यूशन, ये करना आपको ही पड़ता है। तो इसको क्या कहा गया है? थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट बचता है वो है द हेउरिस्टिक स्ट्रेटेजी मेथड। एक क्या होता है हेउरिस्टिक स्ट्रेटेजी मेथड? द वर्ड हेउरिस्टिक हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से आया है। कौन सा है? HEURISCO, होरेसिको। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है और ये ग्रीक वर्ड है, इससे आया है। इसका मतलब क्या होता है कि आई फाइंड, ठीक है, या आई डिस्कवर्ड। हेउरिस्टिक मेथड का मतलब क्या होता है? आई फाइंड या आई डिस्कवर्ड। एग्जाम में पूछी हुई चीज है, इसको नोट कर लेना। तो क्या है? This method implies that the attitude of students shall be that of the discovery and not of passive receipt of knowledge। मतलब recipients of knowledge। हालांकि क्या है, स्टूडेंट्स को ऐसी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कि वो एक डिस्कवर बन जाए, ताकि खुद से वो चीजों को खोज सके। यानी उसको ऐसा बनाए या उसको ऐसा करके दे कि, या कुछ जैसे कि उसको पहले से बताया ना गया उस चीज के बारे में, है ना। आपसे उनसे कुछ करवा रहे हो तो उस चीज के बारे में उनको पहले से ना पता हो। तो ये जो है मेथड, ये क्या है? कनेक्शनिज्म की थ्योरी में ही आता है, हेउरिस्टिक मेथड, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, है ना। ये हमारे कनेक्शनिज्म की थ्योरी जो थी थॉर्नडाइक की, और ये दूसरा हेउरिस्टिक, ये दोनों कनेक्शनिज्म की थ्योरी में आता है। तो बच्चों को कोई चीज डायरेक्टली ना पता करके इनडायरेक्टली उनसे कोई काम कराए, कि ताकि वो उस चीज में कोई नया डिस्कवर करके या नया फाइंड करके लेकर के आए, है ना। तो ये क्या कहलाती है? हेउरिस्टिक मेथड कहलाता है ना। अगर स्टूडेंट को कोई, जैसे आपने थ्योरी पढ़ाई, है ना, उस थ्योरी को पढ़ा करके इनडायरेक्टली अगर आपने क्वेश्चन पूछे, जैसे अभी हम देखते हैं कि जब ये फर्स्ट पेपर हम पढ़ते हुए चल रहे हैं तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन कभी आ गए, ठीक है, नहीं तो इनडायरेक्टली कैसे घुमा करके आते हैं उस चीज को रिलेट करते हुए,
ना। तो इस तरह के अगर आप उसको घुमा करके इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे ये फायदा होगा कि स्टूडेंट की जो डिस्कवरी है और ना उसकी डिस्कवरी, उसकी प्रवृत्ति इसके अंदर आ जाती है खोजबीन करने की, तो वो क्या कहलाती है हमारी ओरेस्टिक मेथड कहलाता है। तो ओरेस्टिक मेथड टीचिंग साइंस वाज प्रपोज्ड बाय एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग। किसने दी थी ये थ्योरी? एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग ने दी थी। एग्जाम में पूछी हुई चीज है, नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो आगे इनकी जो ये डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने कैसे क्या चीज बताई है। तो मेन बेसिकली क्या है कि ओरेस्टिक जो मेथड है इसमें किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना क्या कहलाता है? ओरेस्टिक मेथड कहलाता है। इसमें दो चीज मेन थी, मैंने बता दी थी, फाइंड एंड डिस्कवर, ठीक है, फाइंड एंड डिस्कवर, क्लियर। तो इसके वैसे चार प्रिंसिपल बताए गए हैं। जब ये लेक्चर मैंने शुरू किया था स्टार्टिंग में आपका मतलब कि ये जो क्लास हमारी शुरू हुई थी उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, जब शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में, कि जो हमारा ओरेस्टिक मेथड आता है तो उसमें क्या है कि चार प्रिंसिपल है, उनके बारे में भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा सा बताया भी था। तो इनके 4 प्रिंसिपल क्या क्या थे? तो पहला था हमारा ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। पहला तो ये था प्रिंसिपल। और दूसरा कौन सा था? मेक ए प्लान, तीसरा क्या था? कैरी आउट दिस प्लान, और चौथा क्या था? एवेल्युएट एंड अडेप्ट। ये चार प्रिंसिपल इन्होंने बताए थे कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, ठीक है, उसको क्या करना? अंडरस्टैंड करना, उसको पहचानना, उस प्रॉब्लम को। पहला तो ये था। दूसरा मेक ए प्लान, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक प्लान तैयार करना, प्लान बनाना है कि कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तीसरा क्या था कि कैरी आउट दिस प्लान, यानी जो आपने प्लान बनाया है उसको उसका पालन करना, यानी कैरी आउट करना उस प्लान का। और लास्ट में क्या था? एलिवेट करके देखना, अडेप्ट करना, है ना। यानी एलिवेट का जो है हमारा ये दो प्रकार से हो सकता है। जैसे कि अगर काम हमारा हो जाता है तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व, अगर नहीं हुआ तो फिर से नया प्लान बनाओ, ठीक है, फिर से नया प्लान बनेगा, ठीक है। प्रॉब्लम को पहचान तो लिया था, फिर से नया प्लान बना, कैरी आउट किया, फिर एवेल्युएट करके देखा, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से प्लान बनाओ। तो जब तक उसका सोल्यूशन नहीं हो जाता तो ये चलता रहता है। अगर फाइनली जाके सोल्यूशन मिल गया तो उसके बाद ठीक है, ये खत्म। तो ये था हमारा ओरेस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग। तो ये हमारी सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। तो इसमें जो ये कनेक्शनिज्म की थ्योरी करवाई थी, तो ये जो 2 पॉइंट हमारे इसमें जो ऊपर वाला पॉइंट है ये एक क्वेश्चन के ऑप्शन में आया हुआ था लास्ट टाइम। तो ऐसा ना हो कि इसके ऊपर अगली बार क्वेश्चन बन करके आ जाए, इसलिए मैंने ये थ्योरी आपको करवा दी है ना। और ओरेस्टिक मेथड जो है हमारा, ओरेस्टिक ये है ही सिलेबस में और आता भी है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आए हुए हैं बन के, तो आप इसको भी देख लेना अच्छे से। और अगर कोई क्वेश्चन है तो हम देख लेते हैं। हाँ, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें? स्कूल लर्निंग के अंदर, ठीक है। आर टर्म्स एंड सोशल कॉम्पिटेंस, यानी जो सामाजिक क्षमता है आपकी, उसको लेकर के ऐसे कौन से फैक्टर है जो स्कूल की जो शिक्षा है ना, उसमें योगदान देते हैं। तो स्कूल की जो शिक्षा है हमारी, कहाँ पे स्कूल लर्निंग जो होती है, उसमें कौन से फैक्टर हैं? नीचे फैक्टरों के नाम दिए हुए हैं, इसमें देखेंगे कौन से फैक्टर हैं जो इसमें इनका योगदान रहता है। किस किस का रहता है? पहला हमारा ऑप्शन है मोटिवेशन। सीधी सी बात है, स्कूल की लर्निंग अगर करनी है तो मोटिवेशन रहेगा तो बिल्कुल होएगी लर्निंग, नहीं तो नहीं होएगी। मोटिवेशन होता ही है, घर पे भी रहते हैं तो घर वाले भी मोटिवेशन करते हैं, है ना, कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, प्यार से समझाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तब तो उसके बाद फिर लठ या डंडा मार के समझाएंगे। तो उनका भी मोटिवेशन देने के अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। टीचर भी प्यार से समझाएगा, बेटा पढ़ लो, है ना, ये कर लो, पढ़ लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उनके पास भी तरीके अलग अलग होते हैं। तो मोटिवेशन के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, खासकर घर वालों के पास मम्मी पापा अलग अलग तरीके की मोटिवेशन देते हैं बच्चों को। या तो प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनके पास लक्ष्य तैयार रखा रहता है, तो वो भी मोटिवेशन ही होता है, हम उसको मोटिवेशन की कैटेगरी में ले सकते हैं। तो क्या है कि अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो आपके स्कूल लर्निंग जो है उसकी होगी नहीं। तो सीधी सी बात है कि ए हमारा होगा तो सही है, तो जिसमें ए नहीं है वो हमारा ऑप्शन कट जाएगा। ये ट्रिक्स मैंने आपको बता दी थी। अगर जो इसको ऑप्शन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है,
अब हमारे पास बचा पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। तो इसमें ए इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो चीज हमने चेक कर ली। और क्या है दूसरी चीज, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, इसका मतलब सी भी होगा। सोशल स्किल्स यानी सामाजिक जो स्किल है वो आपके अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। अगर ये भी होगा फिर तो लास्ट में हमारा बच गया या तो डी होगा या फिर बी होगा। चलो देखते हैं बी क्या है हमारा, इंटेलिजेंस। थोड़ा सस्पेंस हो रहा है। उसके बाद डी क्या था हमारा, अगला देखते हैं फैमिली सपोर्ट। तो इसमें क्या है, फैमिली सपोर्ट जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो इंटेलिजेंट तो बहुत है लेकिन उसको सोशल की जो स्किल्स होती है वो नहीं होती उनके अंदर। क्लियर? यानी इंटेलिजेंट बहुत है लेकिन जो सामाजिक जो क्षमता जो है वो नहीं है, समाज के बारे में ज्ञान नहीं होता उनको। वैसे तो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होंगे लेकिन समाज का ज्ञान नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फैमिली सपोर्ट, क्योंकि जो बच्चा है वो स्कूल लर्निंग में वो घर पे ज्यादातर टाइम घर पे रहेगा, तो फैमिली का जो सपोर्ट रहेगा, जैसे फैमिली उसको सिखाएगी, उसको सोशल स्किल देगी, है ना, तो उसी हिसाब से तो बच्चा बढ़ेगा, है ना। मोटिवेशन भी मिलता है घर से, चाहे प्यार से मिले चाहे लठ मार के मिले, है ना। उसके बाद सोशल स्किल्स मिल रही है घर पे ही और स्कूल में मिल रही है और फैमिली सपोर्ट होगा तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी, हाँ इसमें है। तो ये हमारा क्या आ गया, पहला आंसर आ गया। क्लियर? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप इनको ध्यान से आराम से रिलैक्स माइंड होकर के, चित्त को शांत करके इनको क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या दे रखा है। नहीं आता तो आप हिंदी में देख लें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिलता है क्वेश्चन आपको और हिंदी लैंग्वेज में भी मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला जो स्पेस होता है, ये वाला ऊपर जब आप पेपर सोल्व कर रहे होते हैं एग्जाम के अंदर, तो इधर स्पेस में यहाँ पे एक ट्रांसलेशन का एक ऑप्शन आता है लैंग्वेज का। तो जो भी कोई क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो उसको अगर आपको हिंदी में पढ़ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके, है ना, क्लिक करोगे तो उसमें लैंग्वेज आ जाएगी, हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में तो आप हिंदी में कर लो, तो या फिर आप उसको इंग्लिश में कर लो। तो वहां से आप अपनी लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ ले, इंग्लिश में भी। अगर इंग्लिश में अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको हिंदी में आ रहा है तो हिंदी में कर ले। और ऐसे भी कई हो जाते हैं जैसे मेरे जैसे हैं बेचारे, जिनको हिंदी में भी समझ में आ जाता है थोड़ा थोड़ा, फिर थोड़ा थोड़ा वो इंग्लिश में भी आ जाता है, तो वो पूरा समझ में आ जाता है। तो 50-50 हिंदी इंग्लिश करना हो तो आप यहाँ से करके देख सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी क्या दे रखा है, उसके बाद फिर उसको अटेम्प्ट करें, प्यार से आराम से देखें इसमें क्या क्या चीजें दी हुई है। और क्वेश्चन को इजी बनाने का तरीका यही है कि अगर आपको ऐसे करके कोई कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं और उसके बारे में अगर एक ही पर अगर आप श्योर हो कि ए बी सी डी ई में से एक ये श्योर है कि इसमें ये चीज तो आए ही आएगी डेफिनेटली, ठीक है, तो उसको श्योर करके फिर आप देख लो कि अगर वो पॉइंट अगर किसी और ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, उन ऑप्शनों को हटा देते हैं। ठीक है, जैसे ये दो हट गए थे, इसलिए आपका काम क्या हो गया, 50% आसान हो गया, है ना। अब आपका जो कॉम्पिटिशन है सिर्फ इन दोनों ऑप्शनों के ऊपर है। अब इसमें आगे सोल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, ए आया। तो ऐसे करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ये तरीका होता है आंसर निकालने का। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। तो मेहनत करते जाए, साथ में स्मार्ट तरीके भी यूज करें पढ़ाई के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप तो अच्छी बात है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये चीजें आ गई है समझ में, अगर आपको मेरा तरीका सही लगा है पढ़ाने का, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन करें और शेयर करें इसको। ठीक है, थैंक यू सभी का, धन्यवाद।